मारे जाते हैं वो लोग बेमौत ही जो बेमतलब किसी से बेहद प्यार करते हैं और बदले में वही प्यार उन्हें बेइंतहा दर्द दे जाता है, वो भी बेवजह ही। कुछ यूं ही हाल आर्यन का था। उसने भी बेमतलब ही आसना से बेहद प्यार किया था और आज उसका प्यार बेवजह ही उसको दर्द दिए जा रहा था। ये दर्द जितना कम दिखता था उससे कहीं ज़्यादा अधिक था आर्यन के लिए, क्योंकि आर्यन जैसे खामोश दीवाने अपनी दीवानगी जाहिर करने में सदा असमर्थ ही रहते हैं और दुनिया वाले इन सब से बिल्कुल ही अनभिज्ञ। आर्यन टूट चुका था पूरी तरह से। वो कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके खुद का मुंह फौरन तकिए में छुपा लिया और बेआवाज़ रोने लगा। रोने की सिसकियाँ सन्नाटे में तब्दील करने का भरकस प्रयास कर रहा था वो, ताकि बाहर किसी को भी ये आर्यन का अंदरूनी दर्द सुनाई भी या दिखाई भी ना दे। जिसे पसंद करती हूँ वो अखिल है, अखिल प्यार है मेरा। आसना के लफ्ज़ और उस अनजान शख्स का नाम आर्यन के दिल के जख्म कुरेदते जा रहा था। उसका प्यार किसी और से प्यार करता है, ये स्वीकार करना भी आर्यन के बस का नहीं था। आसना को उससे प्यार भी हो गया और आर्यन उसका क्या, वो आसना को कितना चाहता है और कब से चाहता है, ये उसे कभी नज़र क्यों नहीं आया या आर्यन ने नज़र आने ही नहीं दिया। हाँ, यही हुआ था। पहले तो आर्यन अपने इन एहसासों से भाग रहा था, फिर जब उसे सब समझ आने लगा भी तो वह खामोशी ओढ़े बैठा रहा और आसना उससे दूर होती गई। आसना को किसी और का सोचकर ही आर्यन का जी घबराने लगा, सीने में ऐंठन सी होने लगी। वो पसीने से लथपथ बिस्तर में जाने कितनी देर तक सुबकता रहा। आर्यन, दरवाज़ा खोल, मम्मी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। सोनू दी की बिनती भरी आवाज़ ने आर्यन को उठने के लिए मजबूर किया। वो अपनी टी शर्ट की बाँह से आंसू पोंछता हुआ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोलकर फौरन मुड़ गया। दी ने फुर्ती के साथ उसको अपनी तरफ घुमाया। आर्यन की भरी आंखें उनका दिल दुखा गई। उन्होंने आर्यन को गले लगाया और पूछने लगी, क्या हुआ बच्चा, अपनी दी को भी नहीं बताएगा? आर्यन मजबूती दिखाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ दी। आप कब आई, हमारी तो बात भी नहीं। आर्यन, दी ने उसका कॉलर पकड़कर तेज आवाज़ में कहा तो अब की बार उसकी रुलाई फूट पड़ी। दी ने पहले भागकर दरवाज़ा बंद किया और फिर आर्यन को बैठाकर पूछने लगी, विदाई के वक्त तूने खुद कहा था मुझे कि तू आसना को चाहता है, तो इतने वक्त में ऐसा क्या हुआ जो तू? आर्यन खामोश सा ज़मीन पर ताक रहा था। बोलना, यह चाहत खत्म हो गई। दी ने जानबूझकर कड़वे बोल बोले। दी, इस बात पर उसकी भींगी पलकें उठी। उसकी चाहत पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो हुआ क्या है बता? आर्यन ने मुश्किल भरी सांस ली और बोला, चाहता हूँ दी, और इतना चाहता हूँ कि उसकी खुशी के लिए उसको छोड़ना पड़ा है तो मैं ना नहीं कर पाया। आखिर ना चाहते हुए भी दी के सामने आधी बात तो निकल ही आई। वो जल्दी से मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मतलब? वो नासमझी के आलम में पूछने लगी। मतलब वो किसी और को चाहती है। आर्यन का दिल जानता है कि उसे कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी ये बात कहने में। वो और उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती है और दी, बदनसीबी से वो खुशनसीब शख्स मैं नहीं हूँ। आर्यन हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फिर रोने लगा। क्या दी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा ये कहूँ। इस बार वो शिकायती लहजे में बोला। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि तू उसकी बातों में आ कैसे गया। तू जानता है ना, पागल है वो, बच्ची है, पता नहीं किसे चुना होगा खुद के लिए। तू तो समझदार है फिर। नहीं दी, इस बार नहीं। वो इतनी छोटी भी नहीं कि अपने लिए सही गलत ना जान सके। मुझे कुछ नहीं पता, आपको क्या बताऊं मैं। उसने खुद पूरी कहानी बताई है मुझे। फिर जानती है, भींगी पलकें लेकर मेरे पास आई थी और कहती है कि मुझसे शादी नहीं करनी। आर्यन किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी दी को आसना की शिकायत लगा रहा था। दी, आप ही बताओ, ऐसे कैसे चला जाऊं ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में? आर्यन भींगी आवाज़ में बोला। तो तू कितना चाहता है उसे? अब क्या करेगा? आर्यन को अचानक जाने क्या सूझा, उसके सुर ही बदल गए। दी, ये दीवाना जरा अलग है, इसकी दीवानगी भी अलग ही होगी। मैं उनमें से नहीं जो किसी को चाहे तो उसे पाने के लिए जिद भी रखे। यह कहकर वो दर्द में भी मुस्कुराया था। आर्यन, सोनू दी उसे कमज़ोर पड़ते नहीं देख पा रही थी। नहीं दी, आसना मेरी दोस्त थी और आगे भी रहेगी। बस अब ये प्यार व्यार वाली फीलिंग दिल से निकालनी होगी। उसे जिससे शादी करनी है मैं उसकी मदद करूँगा, फिर कभी उससे नहीं मिलूँगा। कैसी बात कर रहा है तू? एक ही जगह रहकर
ये कैसे सब? दी, मैंने अभी एक फ़ैसला लिया है। मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है उसकी शादी अब जल्द से जल्द होगी। आर्यन, मैं आप सबके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मेरा लक्ष्य तो पहले से ही तय था, पर अचानक मैंने कौन सी राहें देख ली जिसकी मंजिल तय ही नहीं। मैं कुछ वक्त के लिए भटक गया था। खैर, अच्छा हुआ जो जल्दी संभल गया। अब वापस अपने रास्तों पर लौट आया हूँ। मैं 1-2 दिन में ही अहमदाबाद निकलूँगा। मेरा वो एक क्लासमेट है ना वरुण, उसने कोई जॉब आइडिया बताया है, तो अब उसके साथ रहकर ही आगे के लिए कुछ करूँगा, उसने फैसला सुनाते हुए कहा। और मम्मी? दी, मम्मी डेली सोप ज़्यादा देखती है, उन्हें भी समझा कर जाऊँगा। आप जाने कब से आए हो, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। आर्यन नॉर्मल होने की नाकाम कोशिश करता हुआ किचन में बढ़ गया और आंखें जवाब दे गई। उन्हें उसी वक्त बेदर्दी से रगड़कर साफ कर दिया गया। आर्यन को वाकई अभी रोने का भी वक्त नहीं था। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। सोनू दी लाख कहती रही, मगर मम्मी ने तो उस रात खाना तक नहीं खाया। आर्यन बहुत ही गंभीर इंसान था, उससे ये सब संभाला नहीं जा रहा था, और अगर रोता रहता तो आसना की बात बाहर आनी तय थी, जो आर्यन हरगिज नहीं चाहता था। वो कमरे के बाहर से ही दी की सामने हाथ जोड़कर मम्मी को कुछ न बताने का कहकर छत पर चला गया। जज्बातों के आंसू नहीं, सैलाब जमा था आर्यन के भीतर। वो पल भर में कैसे बह सकता था? वो तो रह कर बाहर आएगा, उल्टा उसे अब तो दुगुना वेग मिल चुका था। जब वो छत पर आया, आसना फ़ोन पर मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। आर्यन जिसे उसकी हंसी से इश्क था, वही हंसी आज उसका कलेजा भेद रही थी, क्योंकि फ़ोन पर अखिल ही था। आर्यन की छत पर नज़र पड़ते ही आसना ने फ़ोन कट किया और उसकी ओर भाग आई। आर्यन उसे आता देख नीचे जाने के लिए कदम भी न उठा सका। थैंक यू सो मच। आसना आर्यन की पीठ से आ लगी। अचानक हुई हरकत से आर्यन के कदम डगमगा गए। आसना की नज़दीकी अब आर्यन को गवारा न थी। उसकी छुअन वो महसूस भी नहीं कर सकता था। उसने जल्दी से उसको अलग किया और उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ। यार, तू बात आधी रखकर क्यों आया? पता है, मम्मी तो तब से सोची जा रही है कि तूने अचानक से मना क्यों किया होगा। भाई ने तो ये भी कह दिया कि लड़का बड़ा हो गया, शायद कोई और पसंद आ गई होगी। पापा को अब मेरी शादी की चिंता होने लगी कि अब मुझ जैसी झल्ली को कौन संभालेगा। आसना जैसे जैसे सबकी बातें बताई जा रही थी, वैसे वैसे आर्यन को महसूस होता जा रहा था कि वह सबकी नज़रों में बेवजह ही गिरता चला गया। यार, सबको कितनी उम्मीद थी तुझसे, तू तो मेरा हीरो है यार। पता नहीं आज सबके लिए विलेन कैसे बन गया, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, आसना ने निराशा से कहा। पर आर्यन चुपचाप खड़ा था। आंटी जी और दी का क्या रिएक्शन था? दी ने तुझसे पूछा तो नहीं ना कि बात क्या हुई? बोलो ना, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कहीं तुझे सच में मुझसे शादी नहीं करनी थी ना? आसना के इस सवाल ने आर्यन की धड़कनें रोक दी थी, पर अगले ही पल उसकी वही बचकानी हंसी आर्यन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करने लगी। शक्ल देख तेरी, कैसे घबरा गया। मजाक कर रही हूँ, वो अपनी हंसी रोकते हुए बोली। हाँ, करनी थी शादी। आर्यन को उस पर टूटकर गुस्सा आया था। वो फौरन गंभीर होकर उसे दीवार से लगाता हुआ बोला। आसना को इतने करीब से देखने का ये आखिरी मौका था। वह उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। ये वही चेहरा था जिसका आर्यन दीवाना था। ये वही आंखें थी जिसमें आर्यन के लिए कभी कुछ नहीं था। ये वही होठ थे जो आर्यन की वजह से सदा मुस्कुराते रहते। पर ये आसना वो नहीं थी। आर्यन अपना काबू खोता उससे पहले ही उससे दूर हटा और बोला, मजाक था। मेरा प्यार भी और मेरी भावनाएं भी। आर्यन की भीतरी आवाज़ भीतर बोलकर ही शांत हो गई। ओ गॉड, मुझे तो डरा दिया तूने। आसना को आज भी आर्यन के मजाक के पीछे छुपा सच दिखाई नहीं दिया। वो वापस बोलने लगी। वैसे इन सब में एक बात सही हुई, अब ना पापा को मेरी शादी के लिए लड़के की तलाश रहेगी। तुझे पता है, अभी मैं अखिल से ही बात कर रही थी, तेरे बारे में बताया तो पूछने लगा कि ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपने दोस्त के लिए इतना कर जाए। उफ, उस डफर तक को भी ये समझ आ गया। और ये है, आर्यन सोचने लगा। तू पूछेगा नहीं आगे क्या करना है? चल मैं बता देती हूँ। अब ना मिष्टी है ना, मेरे मामा की लड़की, वो न मामा जी से कहकर अखिल का रिश्ता भेजने की बात कहेगी मेरी मम्मी को। फिर मुझे एक काम करना है। आर्यन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। तू कल घर आ जा
और मैं ये कह दूं कि आसना के लिए लड़का मैं देखूंगा। वाह यार, तूने तो मेरे मन की बात जान ली। कैसे समझ जाता है यार हर बार तू। वो उसके कंधों पर कौनी रखते हुए बोली, वैसे ही जैसे तुम कभी कुछ नहीं समझती। आर्यन ने आसना की तरफ गहरी नज़र से देखते हुए कहा। आसना कुछ पूछती उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर अखिल नाम चमक रहा था, जिसके आगे लाल रंग के दिल की इमोजी आर्यन को चिढ़ा रही थी। आर्यन मुंह फेरकर खड़ा हो गया तो आसना भी कल मिलने का कहकर चली गई। आर्यन उसकी बेफिक्री देखकर मायूस सा खड़ा उसे जाता देखता रहा और सोचता रहा कि जाने इसका क्या होगा उसके बिना। सोनू दी ने आसना को जाते देख लिया और साथ ही देखा कि आर्यन की हालत जो उसके आने पर हुई थी। अब उन्हें समझ आया कि आर्यन क्यों यहाँ से जाने की बात कर रहा था। उस वक्त तो उन्हें सही नहीं लगा, पर अब आर्यन का फैसला सही लगा था। आर्यन का आसना से दूर जाना ही ठीक था, उसके आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी। वही आर्यन अपना मुंह आसमान की ओर किए खड़ा अपने आंसू पीने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन का कैसे सही हल निकाले। उसे अभी अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा होना था और उसी हिसाब से फैसला लेना था। वह दिल टूटे आशिक की तरह बनकर नहीं रह सकता था, क्योंकि सभी के सारे सवालों का जवाब अभी सिर्फ वही था। वह रात भर छत पर बैठा सुबह अपनी मम्मी को देने के लिए सटीक सफाई सोचे जा रहा था। उसने सुबह होने के इंतजार में आंखों में ही रात निकाल दी थी। सुबह होते ही वो मम्मी के पास गया और बाहर के आंगन में अकेली किसी गहरी सोच में गुम हुई बैठी थी। वह उसके पास बैठा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, मम्मी आपका दिल दुखाने का इरादा नहीं था मेरा, और ये बात भी नहीं कि मुझे आपकी पसंद नहीं। आर्यन बिल्कुल भावहीन होकर बोल रहा था, तो क्या चाहता है तू? मम्मी नाराज़गी के चलते आर्यन को देख भी नहीं रही थी। मम्मी मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, अच्छी जॉब, अच्छा घर चाहता हूँ, शादी मेरी डिक्शनरी में अभी नहीं है। आर्यन रात भर के रट्टे रटाए जवाब बोल रहा था। देख मुझे ऐसी बातें समझ नहीं आती, साफ बोल। मम्मी अभी नहीं, वक्त के साथ आपको सब समझ आ जाएगा, बस आप अपने बेटे से नाराज़ मत रहिए। सोनू दी ने आकर आगे की बात कह दी तो आर्यन ने राहत भरी सांस ली। तभी आसना की मम्मी भी आ चुकी थी, जो दरवाजे पर खड़ी आर्यन को देख रही थी। अरे आंटी जी आइए ना, आर्यन ने उन्हें अंदर लाते हुए बोला। आप यहाँ आना मत छोड़िएगा। क्या हुआ है जो मैं आपका दामाद नहीं बना? तो बेटा तो रहूँगा ही ना, उसने भरी आवाज़ के साथ कहा। पर बेटा अचानक ऐसा क्या हुआ? वो बचकानी बातें और हरकतें करती रहती है, तू जानता तो है उसे। फिर भी बता, आंसू की बात तुझे बुरी लगी? नहीं आंटी, उसकी बात नहीं, बस यही समझ लीजिए कि वो और मैं दो अलग अलग इंसान हैं। उसके लिए मुझसे बेहतर कोई मिलेगा। आर्यन जाने इतना बड़ा कलेजा लेकर कहाँ से आया था कि ऐसी बातें बिल्कुल सामान्य होकर कह रहा था, जिससे उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह रात भर रोया होगा। सबसे ज़्यादा सोनू दी हैरत में थी, क्योंकि उन्होंने आर्यन की दोनों स्थितियों को करीब से देखा था। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मुंह पर हाथ रखकर अंदर चली गई। अब आगे आसना की मम्मी कुछ न कह सकी और आर्यन की मम्मी के पास जाकर बैठ गई। आर्यन दोनों को बात करता छोड़ सोनू दी के पास चला गया। दी आप हफ्ते भर यहीं रुक जाइए, इसी हफ्ते में आसना की अखिल से रिश्ते की बात होगी। आर्यन बिल्कुल ही बदला बदला सा बोल रहा था। दी उसे देखती रही कि कोई एक रात में इतना कैसे बदल सकता है। ऐसे मत देखो दी, आसना कल आखिरी मदद मांग कर गई है और तू ना नहीं कर पाया है ना? दी इतने सालों की दोस्ती पल भर में कैसे ख़त्म कर दूँ? उसकी हर मुमकिन मदद करूँगा, आज भी, कल भी और आगे भी। वो अपनी बात कम से कम लफ्ज़ों में कहना चाहता था, क्योंकि अगर ज़्यादा कहता तो जुबान साथ नहीं दे पाती, भले ही वो तुझे तकलीफ़ दे। वो जाता देखकर दी ने कहा। आर्यन जाते जाते रुककर बोला, अब इससे बड़ी तकलीफ़ और क्या होगी? मुझे इसके बाद हर तकलीफ़ अब छोटी ही लगेगी। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू ठीक तो हो? वो फिक्रमंद होकर बोली। दी आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, और नहीं हूँ तो हो ही जाऊँगा वक्त के साथ साथ। आर्यन दी के गले लगकर बोला और उसके कंधों पर सिर रखकर अपने रुके आंसू को बहने से रोकने की कोशिश करने लगा। ये आंसू तो बस शुरुआत थी। जाने आर्यन के हिस्से में आसना के नाम से कितने अश्क और लिखे हैं, जिससे अभी फ़िलहाल वो खुद ही अनजान था। आसना के बताए अनुसार उसकी मामी का फ़ोन आ चुका था, पर अखिल की उम्र आसना से 5 साल ज़्यादा थी, जिस वजह से उन्हें भी यह लग रहा था
कि शायद इस रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। पर आसना के पापा को जब ये पता चला तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि वे आसना के लिए उससे बड़ा और समझदार लड़का ही चाहते थे, आर्यन के जैसा ही कोई। इस तरह से उन्होंने एक बार अखिल से मिलने का मन बनाया। अखिल से रिश्ते की बात इतनी आसानी से हो गई थी कि आसना को यकीन करना मुश्किल हो गया था। वो अखिल को फ़ोन करके 100 हिदायतें देने लगी कि उनके परिवार वालों के सामने कैसे पेश आना, क्या करना है, क्या कहना है, सब कुछ। फिर अब तो आर्यन भी कह रखा था कि आसना के लिए जब भी कोई लड़का देखेंगे तब वो भी अपनी राय बताएगा। अब जब आसना की मम्मी ने आर्यन से पूछा तब उसने भी दिल कड़ा करते हुए अखिल को अच्छा लड़का बताया। आंटी जी, अखिल उम्र में आसना से 5-6 साल बड़ा है तो अच्छी बात ही तो है। वो उसका बचपना अपनी समझदारी से संभाल लेगा। आर्यन परिपक्व शख्स की तरह बोला तो आसना की मम्मी और पापा उसे देखते ही रह गए और सोच में पड़ गए कि इतना अच्छा लड़का उन्हें क्यों न मिल सका। भावुकता में आकर उन्होंने उसे गले लगाया तो आर्यन ने फीकी सी मुस्कान के साथ आसना की मर्जी जानकर रिश्ता आगे बढ़ाने की बात कह दी। आखिर वो दिन भी कल ही आने वाला था जब अखिल को आसना के घर आना था। आसना के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर वो शख्स आज उसके सामने, उसके घर जो आने वाला था, वही ये खबर आसना ने खुद आर्यन को गले लगा कर दी थी। यार, थैंक यू वर्ड भी छोटा है तेरी हर मदद के सामने, फिर भी यार थैंक यू सो मच। आर्यन उसे गले लगाने के लिए हाथ भी ना उठा सका। वह सिर्फ कहकर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसकी दिखावटी हंसी के पीछे जो बेशुमार तकलीफ थी वह आसना के छूने भर से ही बाहर आने को उतारू रहती थी। रात में जब आर्यन को खबर मिल चुकी थी, वह उसी अगले दिन सुबह ही सुबह अहमदाबाद के लिए निकल गया था। वह अखिल को देखना भी नहीं चाहता था। अखिल जब घर आया सभी घर वाले उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे, क्योंकि उसकी परिपक्वता उसकी बातों में दिखाई देने लगी थी। वो नपे तुले शब्दों में सबको अपने जज्बातों से संतुष्ट कर रहा था। जब उसने आसना से बात करने को कहा तब आसना के भाई के दिमाग की बत्ती जली और उसने मुद्दे की बात उठाई। अखिल जी, आप आसना से पहले मिल चुके हैं? अचानक पूछे गए इस सवाल पर अखिल के गले में चाय अटक कर रह गई। वही आसना किचन में खड़ी काँप उठी। उसी एक पल में उसने सब कुछ ठीक करने के लिए भगवान को ना जाने भोग की कितनी ही रिश्वतें देने लगी कि आज किसी भी तरह उसे बचा ले। मेरा मतलब उसके लिए रिश्ता भिजवाया तब। हाँ, वो आसना को उसके ननिहाल में देखा था और उसके नाना जी को भी जानता हूँ, और फिर मैं किरायादार भी रह चुका हूँ उसी के मोहल्ले में। अखिल ने सफाई दी। क्या मतलब? तो बेटा जी, आपका अपना घर और परिवार। आसना के पापा ने जिज्ञासा दिखाई। वो अंकल जी, आगे पीछे कोई नहीं है, अनाथ हूँ। अखिल भावुकता से बोला तो सबने सहानुभूति की दृष्टि से उसे देखा, पर फिर भी आसना के भाई का दिल राजी न हुआ कि अपनी इकलौती बहन को ऐसे किसी अनजान के साथ ब्याह दे। वो आगे भी पूछताछ करने वाला था कि मामा जी बोल पड़े, भाई इतना क्या पूछना, लड़का हीरा है हीरा, हमारी आशी को बिल्कुल परी बनाकर रखेगा। शादी के बाद तो वैसे भी यहाँ नहीं रहेगा ये, मतलब फिर कहाँ? अरे बाहर रहता है, अच्छी नौकरी है। यहाँ तो किसी दोस्त के काम के लिए आया था, दोनों साथ किराए पर रहते थे। बड़ा ही भला इंसान भी है, मामा जी बोले। करते क्या हो बेटा जी? अब की बार आसना की मम्मी ने पूछा। आंटी जी, डीलिंग, प्रॉपर्टी डीलिंग। अखिल की हर बात पर उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, जिसे आसना का भाई बड़े गौर कर रहा था। इन सब के बाद जब दोनों को साथ मिलाने की बात आई तब उसे आसना की तरफ बढ़ने में पल भर भी न लगी। आसना को आज साड़ी पहनाई गई थी, जिसमें उसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हुआ था। अखिल तो उसे यूँ देखकर पागल ही हो चुका था। उसकी आंखों में आज आसना को देखने के कम और पा लेने के इरादे ज़्यादा नजर आ रहे थे। जहाँ आसना उसे देखकर भागते हुए खुशी से उसके गले लग गई थी, वही अखिल उसकी खुली पीठ पर हाथ फिराने की कोशिश कर रहा था। आसना इन सबको अखिल की मीठी शरारतें मानकर डांटते हुए बोली। ये सब शादी के बाद। उसकी इस बात पर अखिल जबरन मुस्कुरा कर रह गया। मैं तो डर ही गई थी जब भैया ने। क्यों, मुझ पर शक है तुम्हें भी? अरे नहीं बाबा। वो जानबूझकर मुंह फुलाए बैठा रहा। अच्छा सॉरी ना। आसना बच्चों की तरह कान पकड़कर उसे मनाने लगी। ये नहीं, ये चाहिए।
अखिल ने अपने गालों पर उंगली रखी तो आसना ने शर्म से पलकें झुका ली। ठीक है, फिर मैं चला, वो कहते हुए उठ गया। नहीं नहीं कहती हुई वो उसके पास गई। उसी वक्त अखिल ने उसे कमर से अपनी तरफ खींचा और आसना के नाजुक होठों को जबरन अपने गालों में लगवा लिया। आशु, ऊपर जाती मामा जी की आवाज़ से दोनों अलग होकर बैठे और उसके सामने सामान्य बातचीत करने लगे। अखिल कुछ देर बाद चला गया था। आसना ने सबके बीच आकर जब सगाई की बात कही तभी उसके भाई ने कह दिया, अभी फाइनल नहीं हुआ है कुछ भी। ये बंदा मुझे ज़मीन के अंदर भी लग रहा है। क्या बात कर रहे हो? अंकित सुलझा समझदार इंसान है, आसना के मामा जी ने बीच में आते हुए कहा। हाँ, मुझे भी ठीक ही लगा। बातें बिल्कुल सुलझी हुई कर रहा था। पापा ने हामी भरी, पर हड़बड़ाहट से अंकित ने बात काटते हुए कहा, ओफो अंकित, बेचारा अकेला बंदा है, पहली बार लड़की देखने आया है, फिर मम्मी पापा भी नहीं, तो फिर हिचकिचाहट तो होगी ही ना। मामा जी बोले, साफ कह भी रहा था, जो जैसा है अपने और परिवार के बारे में भी। हाँ, मुझे भी अच्छा ही लगा। आखिर में आसना की मम्मी ने भी हामी भर मुहर लगाई। तो तय ही कर देते हैं फिर, अभी सगाई, फिर कॉलेज होते ही शादी, आसना के पापा और मामा जी ने कहा। तो अंकित, आसना का भाई, कुछ भी ना कह सका। आसना की खुशी तो 7वें आसमान पर थी। अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी वह सबसे पहले आर्यन को बताना चाहती थी। उसे अब ध्यान में आया कि अपनी अपार खुशी के चलते उसने आज पूरे दिन में ही आर्यन को देखा तक नहीं। कहाँ चला गया ये लड़का? वो खुद से ही सवाल करती हुई उसके घर चली गई तो सामने देखा तो सोनू दी अपना सामान रख रही थी। उन्हें भी आज वापस निकलना था। आसना को देखकर एक बार फिर दी का मन खट्टा हो गया। दी, आर्यन कहाँ चला गया? आसना ने आते ही घर में झांकते हुए पूछा। तुझसे दूर। दी के मुंह से फटाफट ही यही निकला। मतलब? वो नासमझी के आलम में बोली, मतलब बाहर गया है। उन्होंने बात संभाली। क्यों गया? आज के दिन बाहर आया क्यों नहीं वो मेरे घर? उसे बताया तो था अखिल आएगा, और आप भी नहीं आए। आसना, मुझे ससुराल जाना पड़ेगा, अभी ज़रूरी काम है। उन्होंने लापरवाही से कहा। मेरी शादी में तो आइएगा, देखती हूँ। अरे आपको क्या हुआ? कोई खुशी नहीं दिख रही आपके चेहरे पर भी। उसकी बेरुखी पर आसना को हैरत हुई। जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। कभी वक्त मिले तो समझने की कोशिश ज़रूर करना बच्चा। वो नम आँखों से आसना को देखकर अंदर चली गई। वही आसना को उसकी बातों का मतलब समझ ही नहीं आ सका। आर्यन उस दिन घर आया ही नहीं था क्योंकि उसे मालूम था कि आसना अखिल के किस्से उसे विस्तार पूर्वक बताने को आतुर बैठी होगी, और फिर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने ही प्यार से उसके प्यार की तारीफ़ें सुन सके। वक्त निकलता चला गया था। आसना की सगाई दिवाली पर करने की तय हुई थी। बड़ा फंक्शन ना करके सिर्फ लड़के को शगुन देने तक की रस्म रखी गई थी, जिसमें अखिल का एक मुँह बोला भाई शामिल हुआ था। उसकी उपस्थिति से आसना के भाई और उसके घर वाले को राहत मिली कि अखिल का अपना कहने वाला कोई रिश्तेदार तो सामने आया। उसने भी अखिल के बारे में सब अच्छा ही बताया तो घर वाले निश्चिंत हो गए। आर्यन की गैर मौजूदगी आसना को 1-2 बार खली, तभी उसने भी उसी वक्त आर्यन को वीडियो कॉल लगा दिया। 2-3 फ़ोन काटने के बाद आर्यन ने ना चाहते हुए भी फ़ोन उठा लिया। आसना की दिलफरेब मुस्कुराहट उसका दर्द कम करने में हमेशा ही कारगर साबित होती थी, पर जैसे ही आसना ने अखिल की बात छेड़ी, आर्यन ने फ़ोन कट कर दिया। बाद में बात करने को कहकर उसने मैसेज छोड़ा, पर बात न कर पाया क्योंकि अब आसना की हर बात की शुरुआत और अंत अखिल के नाम से होती थी, जो आर्यन के दर्द की वजह बनती थी। कहते हैं कि जब कोई बिछड़ता है तब वक्त भी जल्दी जल्दी दौड़ने लगता है, और देखते ही देखते ऐसे बीतता चला जाता है जैसे अपने सब कुछ लेता चला जाएगा। यही बीतता वक्त आर्यन की दोस्ती भी बिताते हुए निकलने लगा था। दिन महीनों में और महीने साल में तब्दील होने लगे थे। 1 साल से ज़्यादा होने आया था। इस दरमियान आसना का प्यार परवान चढ़ा था और आर्यन की आसना से बिछड़ने की तरफ, क्योंकि जुदाई की घड़ियां अब बेहद नज़दीक आ चुकी थी। 16 महीने के लंबे वक्त की सगाई के बाद अखिल ने इसी साल की होली पर शादी की बात कह दी थी। आसना की पढ़ाई की बात पर भी उसने आगे पढ़ने का कहकर घर वालों की मुश्किलें हल कर दी थी। फिर तो मना करने का सवाल ही न था। आसना अपने पापा की इकलौती बेटी थी और अपने परिवार की इकलौती सदस्य भी,
जिसकी शादी जल्दी की जा रही थी, पर फिर आसना की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा और शादी तय कर दी गई। अब किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। आर्यन की मम्मी कुछ हद तक सामान्य हो चुकी थी। वो आसना की मम्मी के बहुत करीब भी रह चुकी थी। इसी वजह से ज़्यादा वक्त तक अलग ना रह सकी और आखिर में आसना की मम्मी की विनती मानकर उसकी शादी में शामिल होने के लिए हाँ कर बैठी। आर्यन को शादी का बताने के लिए मम्मी ने फ़ोन ही किया था कि आर्यन कुछ देर में सोनू दी के साथ आता नजर आया। आर्यन अभी तुझे ही फ़ोन लगा रही थी। उसे दरवाजे पर आते देखकर वो बोली, अच्छा, अपने बेटे की याद भी आती है आपको। आर्यन आज काफ़ी वक्त बाद सोनू दी की जिद पर घर लौटा था। चेहरे की मासूमियत की जगह सख्ती ने ले ली थी। आंखों की ख्वाहिशों की जगह नमी ले ली। क्लीन शेव में रहने वाला बंदा अब दाढ़ी बढ़ाए पूरी तरह दिल टूटा आशिक और दिल का मरीज नजर आने लगा था। फिर भी आर्यन मुस्कुराते हुए बोला और मम्मी के गले लगा, तू भी आ गई, अच्छा ही हुआ। वैसे अब हफ्ते भर रुक जाएगी। उन्होंने सोनू दी की तरफ रुख किया। एक हफ्ते पर क्यों? बात तो बताओ। आसना की शादी तय हो गई है इसी महीने की आखिर में। मम्मी की इस बात पर आर्यन के गले में पानी किसी फांस की तरह अटक गया और सोनू दी की हाथों में पकड़ी बैग छूट गई। आर्यन, मम्मी और दी उसे संभालने भागे तो बेतहासा खांस रहा था। लगातार खांसने से उसकी आंखों से पानी बहने लगा था। मम्मी ने उसकी पीठ पर कई बार हाथ सहलाया, तब जाकर वो सामान्य हो पाया। क्या हुआ? मम्मी बोली। कुछ नहीं। आर्यन की आंखों से आंसू निकलने लगे थे, फिर भी उसने ना में गर्दन हिलाई। अरे मेरा बेटा, पानी इस तरह चुभ गया क्या? जो नहीं, कुछ कड़वी बातें और खुशखबरी भी चुभ सकती है। आर्यन हवा में उड़ाते हुए शब्द निकालता हुआ बोला और अपनी गीली आंखों को पल भर में रगड़कर खड़ा हो गया। सोनू दी उसके पीछे चली गई। आर्यन, मजबूती का लिबाज उतारकर फेंक दे। इतना मत सह बच्चा, वापस चला जा अभी के अभी। वो उसके कंधे पकड़कर बोली, नहीं दी, कब तक भागूंगा? फिर अपने लालच के लिए यहाँ रुकना भी तो जरूरी है। कैसा लालच? आसना से दूर जाने से पहले उसको बस आखिरी बार देखने का लालच। आर्यन ने गहरी शिद्दत के साथ कहा, जिसे सुनकर ही दी के दिल में गहरी चोट हुई। आर्यन ने गला साफ करते हुए कहा, क्योंकि इसके बाद तो उसकी मासूमियत, उसकी दोस्ती, उसकी हर बात और खुद उस पर मेरा हक हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। दी उसके सामने आसना की हल्दी का टेंट लगा रहा था। सोनू दी ने उसके कंधे को पकड़कर अपनी ओर करते हुए कहा, क्यों कर रहा है ऐसे? दी, खुशी अगर आपको ना मिले तो कम से कम खुशी उसे ज़रूर देनी चाहिए जिसे आप दे सको। सबको खुश होने का हक है। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे नसीब में नहीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, तेरा जितना बड़ा दिल मेरा तो नहीं। मैं नहीं जा रही उस बेवफा लड़की की शादी में। अब जब सोनू दी से रहा न गया और वे बिना सोचे समझे कुछ भी कह गई। दी, नहीं, ये शब्द इस्तेमाल मत करो। बेकसूर है वो, बेवफा नहीं, अनजान है सब बातों से। आर्यन ने तड़प कर कहा, आसना उसका प्यार थी, उसके लिए कोई गलत बात वो सुन नहीं सकता था। तो तू बता क्यों नहीं देता? क्या पता? नहीं दी, अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अब अपनी नुमाइश नहीं करनी। भगवान उसे सारी खुशियाँ दे, मेरे हिस्से की भी। और आपको मेरी कसम, आप और मम्मी आसना की शादी के हर फंक्शन में शरीक होंगी, वो भी पूरे दिल से। आर्यन ने फैसला सुनाया। आर्यन, सब ठीक है दी। आर्यन दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में बढ़ गया। इतने सारे मुखौटों के साथ उससे अब ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता था। उसे एकांत चाहिए था जिसमें वो खुलकर रो सके। अब तो सुबह की शुरुआत भी आसना की शादी की शहनाइयों के साथ होती थी, जो आर्यन को चीख चीख कर आसना उसकी ना हो सकी कहती रहती। संगीत के शाम को वो अपने सिर में तकिए छुपाए पड़ा रहा, क्योंकि मम्मी और सोनू दी आसना के घर जा चुके थे। अब वो अकेला ही था। उसके पास खूब वक्त था खुद को कोसने का, जी भर के रोने का। पर यह अकेलापन भी किसी को रास न हुआ। दरवाजे पर दस्तक पे दस्तक हुए जा रही थी। आर्यन झलाता हुआ गया और दरवाज़ा खोलने के साथ ही खामोश हो गया। सामने आसना खड़ी थी। गुलाबी रंग का बेहद खूबसूरत लहंगा पहने, उसके लंबे बाल पूरी तरह से आज़ाद छोड़े हुए थे। आंखों में काजल के साथ साथ ढेर सारा गुस्सा लिए वो आर्यन को घूरे जा रही थी। साथ ही साथ अपने गुलाबी होठों से ना जाने उसे क्या क्या कह चुकी थी।
पर आर्यन तो आसना में पूरी तरह खोया हुआ था। उसकी सादगी भरी सुंदरता पर वो आज एक बार फिर उसका दीवाना बन चुका था। अपने ख्यालों में ही वो आसना की तारीफ के लिए लफ्ज़ कह पाता उससे पहले आसना ने उसके टी शर्ट का कॉलर खींच लिया। तब जाकर वो अपने आज में लौट आया। ओए, दिखा दी अपनी दोस्ती, वो गर्जी। वो नासमझ खड़ा रहा। भोला मत बन, 4 दिन से यहीं पड़ा है, घर क्यों नहीं आया? तेरी बेटी की शादी है कमीने। आसना को दुनिया भर का गुस्सा आया था। वो मैं चुप ही रह तू, तेरी जान ही ले लेनी है आज मैंने। वो तो कब की चली गई। वो फुसफुसाया। कुछ नहीं तो कुछ कर। अपनी इकलौती दोस्त की शादी में क्या मरीज बना बैठा है। चल, नाच गान शुरू हो रहा है, तेरे साथ नाचे बिना मेरा संगीत पूरा नहीं होगा, समझा? वो उसकी छाती पर मुक्के बरसाकर बोली। वो उसे देखता रह गया। उसे ऐसे ही हक जताने वाली आसना तो चाहिए थी, पर अपनी पत्नी के रूप में। चल, वो उसे उसी हालत में ले जाने लगी। यहीं रुको, 2 मिनट में आया। आर्यन ने अपना कॉलर छुड़ाया और सीधा वॉशरूम में भागा। मुठिया भर भर के चेहरे पर पानी बरसाने लगा ताकि उसके अश्क भरे नैना किसी को नजर न आ जाएं। दिल रोने की पूरी तैयारी के साथ बैठा था, पर फिलहाल आसना की ख्वाहिश पूरी करने का वक्त था ना कि खुद के गम पर आंसू बहाने का। आर्यन ने अपनी आंखों को बुरी तरह रगड़कर साफ किया और बरसती आंखों के साथ नकली हंसी पहनकर बाहर निकला। हाथों में जो भी ढंग की टी शर्ट लगी उसे पहनता हुआ बाहर आ गया। ले, लग रहा है ना अब मेरा हीरो? आसना आर्यन को आता देखकर बोली तो आर्यन फौरन पलट गया। आसना की जानलेवा तारीफ के बाद आंसू पलकों को धकेलकर बाहर आने को उतारू हो रखे थे। वो तो शुक्र था आंगन में अंधेरा था, नहीं तो अब तक आर्यन का झूठ पकड़ा ही जाता। ओए, क्या छुपा रहा है? आसना ने उसे झटके से अपनी तरफ पलटा और उसके बिखरे बाल बनाती हुई बोली, मेरा डांस पार्टनर बनेगा ना? आर्यन दिल आंखों में लिए उसे देखता ही रह गया, जैसे वो उसे लाइव पार्टनर बनाने का प्रस्ताव रख रही हो। उसने जल्दी जल्दी 3-4 बार सर हिलाया और उसके साथ निकल गया, खुद को एक और जख्म देने, उसके साथ आखिरी हसीन लम्हे बिताने। पर उसकी शर्त थी कि कोई ज़्यादा लाइटिंग नहीं करेगा जब वो नाचेगा, क्योंकि सभी को वो नज़र आ जाता जो वो छिपा रहा था, या उसके सामने आने का वक्त बहुत पहले ही निकल चुका था। आसना ने ये भी मान लिया और उसके साथ डांस फ्लोर पर चल पड़ी। बस अभी आर्यन ने गाना बजवा दिया जो उसके रिश्ते से, उसकी परिस्थिति से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता था। उसके बोल कुछ इस तरह से थे, सारी गलियां तेरी जगमगा दूंगा मैं, हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं, तू चलेगी जो घर से निकलेगा कहीं तो रास्ते में खुद को बिछा दूंगा मैं। आर्यन आज सब कुछ भूलकर आसना को पहली और आखिरी बार हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। गाने के बोल आर्यन के जज्बातों से पूरी तरह से मेल खा रहे थे, क्योंकि आर्यन भी तो आसना के लिए उसके हर मुश्किल रास्ते से बिछने को तैयार बैठा था। आर्यन आसना को कई देर तक गहरी नज़रों से देखता रहा। उसी एक पल में आसना ने भी आर्यन को एक नज़र देखा था कि तभी कुछ इस तरह की लाइन्स आई, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, खुदा जाने मुझ में तू क्या देखती है, मैं तुझ में खुदा का करम देखता हूँ, खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ। आर्यन ने जब भी देखी सिर्फ आसना की खुशी ही देखी, उसके सामने उसने अपने गम भी नहीं देखे। वही आसना मस्ती में आर्यन के गले में बाहें डाले नाच रही थी। उसके चेहरे पर बेशकीमती मुस्कुराहट थी। वो आर्यन की तरफ नहीं देख रही थी, पर आर्यन उसे ही देखे जा रहा था और कहे जा रहा था, तू देखे न देखे हमें गम नहीं, मगर तुझको देखे बिना हम नहीं। ख्यालों में हर पल ही रहता है तू, कि रहने को जिंदा हमें कम नहीं। तेरे साथ के एक लम्हे में भी मैं तेरे साथ के 100 जन्म देखता हूँ। खुशी जब भी नज़र भर के जब देखता हूँ तुझे, मैं तो जख्मों पे दिल के मरहम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी मैं कम देखता हूँ तो फिर कहाँ मैं अपने गम देखता हूँ। खुशी जब भी तेरी। गाने के बोल आर्यन का दिल तार कर चुके थे। वहीं चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आने लगी थी। इसी बीच आर्यन की आंखें भी जवाब दे चुकी थी। वे भी अब सहन करके थक चुकी थी और हार कर बरस पड़ी। आर्यन का दिल इतना मजबूत भी नहीं था, उसे ये सब सहन नहीं हुआ और वो आसना को डांस करते हुए छोड़कर उसी जगह से निकल चुका था। दिल का दर्द आंसू के सहारे बाहर आने को तैयार ही बैठा था। जैसे ही आर्यन बाहर आया, आंसू दोगुना वेग से बाहर आने शुरू हो गए।
गला बिल्कुल चौक हो चुका था क्योंकि उसमें असीमित दर्द जमा होता जा रहा था जो एक लावे में तब्दील होता नजर आ रहा था। पर उस लावे को फूटने के लिए कोई ज्वालामुखी नहीं सूझ रही थी। आर्यन ने जी जानकर लगाकर चीखने की कोशिश भी की थी, मगर अंदर के खुशी भरे माहौल के संगीत में आर्यन की रुदन भरी चीखें दबती जा रही थी। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को सुनना है तो कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। यह भी कमेंट्स करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।